एक आदमी जेल से बाहर निकलता है और सीधा नई जिंदगी शुरू करने के बजाय लास वेगास के 3 सबसे बड़े कसिनोज में दुनिया की सबसे खतरनाक चोरी का प्लान बना लेता है। फिल्म का नाम है ओशंस 11। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और आप देख रहे हैं नो द स्टोरी। कहानी शुरू होता है डैनी ओशन नाम के एक आदमी से। डैनी एक चोर था जिसे चोरी के जुर्म में 4 साल की सजा मिली थी। जेल से निकलने के बाद डैनी सबसे पहले अपना पूरा लुक बदल देता है। स्टाइलिश सूट, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी और क्लासी अपीयरेंस के साथ अब उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये आदमी कुछ घंटे पहले तक जेल में था। और फिर वो सीधा लास वेगास पहुंच जाता है। वहां एक कसिनो में डैनी अपने पुराने दोस्त रस्टी रायन का पता लगाता है। रस्टी सिर्फ उसका दोस्त ही नहीं बल्कि उसका पुराना क्राइम पार्टनर भी रह चुका था। उस वक्त रस्टी एक प्राइवेट पोकर गेम में बिजी था। डैनी भी उसी टेबल पर जाकर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को पहचानते हुए भी अनजान बनने का नाटक करते हैं, लेकिन खेल खत्म होते ही दोनों अलग बैठकर पुराने दिनों की बातें करने लगते हैं। तब डैनी अपने असली मिशन का खुलासा करता है। उसका टारगेट कोई आम बैंक या ज्वेलरी स्टोर नहीं था। वो लास वेगास के 3 सबसे बड़े कसिनोज को एक ही बार में लूटना चाहता था। रस्टी पहले तो इस आइडिया को पागलपन समझता है, लेकिन जब उसे प्रॉफिट का अंदाजा होता है तब उसकी सोच बदल जाती है और वो डैनी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि इतने बड़े ऑपरेशन के लिए सिर्फ हिम्मत काफी नहीं थी, एक परफेक्ट टीम भी चाहिए थी। इसी वजह से डैनी और रस्टी एक पुराने कसिनो टाइकून रूबेन टिशकॉफ के पास पहुंचते हैं। जब रूबेन उनका प्लान सुनता है तो पहले जोर से हंस पड़ता है। उसके हिसाब से लास वेगास के टॉप कसिनोज को लूटना नामुमकिन था। हर जगह कैमरास, मोशन सेंसर्स और गार्ड्स मौजूद थी। सालों से कई लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ था। लेकिन डैनी और रस्टी हार मानने वालों में से नहीं थे। जब रूबेन उनसे पूछता है कि आखिर टारगेट कौन से कसिनोज हैं, तब डैनी 3 नाम लेता है, बेलाजियो, द मिराज और MGM ग्रैंड। ये नाम सुनते ही रूबेन के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। दरअसल ये तीनों कसिनोज उसके बिजनेस राइवल टेरी बेनेडिक्ट के थे, एक ऐसा आदमी जिसे रूबेन दिल से नफरत करता था। अब तक जो प्लान उसे पागलपन लग रहा था, वही अचानक उसके लिए बदले का मौका बन गया। और इसीलिए वो डैनी और रस्टी को फंड करने के लिए तैयार हो जाता है। फंडिंग मिलते ही ऑपरेशन शुरू हो जाता है। अब डैनी और रस्टी शहर के सबसे टैलेंटेड क्रिमिनल्स को रिक्रूट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उनके साथ जुड़ता है फ्रैंक कैटन, जो बेलाजियो में वेटर के रूप में काम करता था और कसिनो के अंदर की हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन जानता था। उसके बाद टीम में शामिल होते हैं मैकेनिक ब्रदर्स वर्जिल और टर्क मलॉय। दोनों ड्राइविंग और टेक्निकल कामों के एक्सपर्ट्स थे। फिर आता है सर्वेलेंस स्पेशलिस्ट लिविंगस्टन डेल, जो सिक्योरिटी सिस्टम्स को हैक करने में माहिर था। इसके बाद वेटरन सॉल ब्लूम और एक्रोबैटिक स्किल्स वाले यिन भी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। अब बारी थी एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट बैशर टार को रिक्रूट करने की। जब डैनी और रस्टी उसे ढूंढते हैं, तब बैशर खुद एक बैंक रॉबरी कर रहा होता है। उसका वॉल्ट तोड़ने का तरीका इतना यूनिक था कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। लेकिन उसके पार्टनर्स एक बड़ी गलती कर देते हैं। सिक्योरिटी अलार्म बंद नहीं हो पाता और पुलिस तुरंत पहुंच जाती है। बैशर पकड़ा जाता है। लेकिन रस्टी भी कम चालाक नहीं था। वो नकली गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर पुलिस को बेवकूफ बना देता है और बैशर को वहां से निकाल लेता है। प्लान सुनने के बाद बैशर भी टीम ज्वाइन कर लेता है। आखिर में टीम का सबसे यंग मेंबर लाइनस कॉल्डवेल भी उनके साथ जुड़ता है। लाइनस लोगों की जेब से चीजें चुराकर उन्हें पता तक नहीं चलने देता था। अब सबको मिलाकर टोटल 11 मेंबर्स की टीम तैयार हो चुकी थी। इसी वजह से इस ऑपरेशन का नाम पड़ता है ओशंस 11। पूरा क्रू अब रूबेन के घर में इकट्ठा होता है। रात को डैनी सबको मिशन की ब्रीफिंग देता है। वो बताता है कि बेलाजियो, मिराज और MGM ग्रैंड की कैश रिजर्व्स एक ही हाई सिक्योर वॉल्ट में रखी जाती हैं। वहां 70 से 80 मिलियन डॉलर्स तक होते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक बॉक्सिंग इवेंट होने वाला था। उस दिन कसिनोज में बेटिंग और ट्रांजैक्शंस अपने पीक पर होंगी और एस्टिमेट के मुताबिक वॉल्ट में लगभग 150 मिलियन डॉलर्स जमा होंगे। 150 मिलियन डॉलर्स का नाम सुनते ही सबकी आंखें चमक उठती हैं, लेकिन डैनी तुरंत उन्हें रियलिटी भी समझा देता है। वॉल्ट तक पहुंचना ही लगभग नामुमकिन था। हर गेट का कोड हर 12 घंटे में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। उसके बाद एक हाईली सिक्योर्ड एलिवेटर था जो सिर्फ टेरी बेनेडिक्ट, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और मैनेजर के फिंगरप्रिंट से ही एक्टिवेट होता था। अगर किसी ने शॉर्टकट लेने की कोशिश की तो मोशन सेंसर्स पूरा सिस्टम लॉक कर देंगे।
और अगर किसी तरह वॉल्ट तक पहुंच भी गए तब भी आर्म्ड गार्ड्स उनका इंतजार कर रहे होंगे। और मान लो ये सब पार कर भी लिए तो फिर 150 मिलियन डॉलर्स लेकर कसीनो से बाहर निकलना भी कोई आसान काम नहीं था। सुनने में यह मिशन लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन इसी चैलेंज ने सबको और ज्यादा मोटिवेट कर दिया। अगली सुबह से प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। टीम के मेंबर्स कसीनो के अंदर और आसपास नजर रखना शुरू कर देते हैं। गार्ड्स की रूटीन, उनके शिफ्ट्स, उनकी आदतें और सिक्योरिटी लूप होल सब नोट किए जाने लगते हैं। इसी दौरान रस्टी एक डांसर की मदद से एक सिक्योरिटी गार्ड का एक्सेस कार्ड चुरा लेता है। इस कार्ड की मदद से लिविंगस्टोन मेंटेनेंस वर्कर बनकर सर्वेलेंस रूम में घुस जाता है। वहां वो चुपके से एक स्पेशल चिप इंस्टॉल कर देता है और इसी चिप की वजह से डैनियल की टीम अब रूबिन के घर बैठे बैठे कसीनो के सिक्योरिटी कैमरास को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकती थी। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है वो मास्टर प्लान जो धीरे धीरे लास वेगस की सबसे बड़ी चोरी में बदलने वाला था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन वापस लौटते वक्त एक छोटी सी गलती लगभग पूरे ऑपरेशन को बर्बाद कर देती। लिविंगस्टोन जैसे ही बाहर निकलने वाला था, एक सिक्योरिटी गार्ड उसके सामने आ गया। एक पल के लिए उसके होश उड़ गए। उसे लगा कि शायद पकड़ा गया। वो जल्दी से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन गार्ड ने उसे आवाज देकर रोक लिया। डैनियल और रस्टी सीसीटीवी पर यह सब देखकर टेंशन में आ गए। फिर गार्ड ने मुस्कुराते हुए उसका मोबाइल फोन वापस दिया, जो वो गलती से सर्वेलेंस रूम में ही छोड़ आया था। तब जाकर सबने चैन की सांस ली। इसी बीच डैनियल ने बैशर को कसीनो की पावर सप्लाई का पूरा सिस्टम स्टडी करने भेजा था, क्योंकि चोरी वाली रात उन्हें उस सिस्टम को बंद करना था। दूसरी तरफ लाइनस भी कसीनो के अंदर घुसकर हर मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहा था। अब डैनियल ने फैसला किया कि असली वॉल्ट को टारगेट करने से पहले उसका एक एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया जाएगा। इसलिए सब मिलकर बिलाजियो के वॉल्ट की नकल तैयार करने में लग गए, ताकि ऑपरेशन से पहले हर स्टेप की प्रैक्टिस की जा सके। जब रेप्लिका वॉल्ट बन रहा था, रस्टी लाइनस से मिलने पहुंचता है। उसने बताया कि बेनेडिक्ट बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी है। कसीनो के हर एम्प्लॉय और सिक्योरिटी गार्ड पर उसकी नजर रहती है। अगर कोई उसके खिलाफ जाए तो वो उसकी जिंदगी तबाह करने में देर नहीं लगाता। लेकिन इतने ताकतवर आदमी की भी एक कमजोरी थी, एक औरत। नाम तो लाइनस नहीं जानता था, लेकिन रस्टी ने उसकी एक झलक देखते ही पहचान लिया। उसका नाम था टेस। और यहीं कहानी एक नया मोड़ लेती है। रस्टी डैनियल को अलग ले जाकर कहता है कि अगर ये पूरा मिशन टेस को वापस पाने के लिए हो रहा है तो वो इसका हिस्सा नहीं बनेगा। तब हमें पता चलता है कि टेस असल में डैनियल की एक्स वाइफ है और अब टेरी बेनेडिक्ट के साथ रिलेशनशिप में है। डैनियल मानता है कि टेस इस मिशन की वजह जरूर है, लेकिन उसका कहना था कि इमोशंस उसके फैसले को अफेक्ट नहीं करेंगे। पहले मिशन कंप्लीट होगा, बाकी सब बाद में। अब पहली बार टेरी बेनेडिक्ट स्क्रीन पर नजर आता है, एक बिलियनियर जिसके पास पैसा भी है और पावर भी। टेस एक म्यूजियम क्यूरेटर थी और बेनेडिक्ट उससे मिलने म्यूजियम पहुंचता है। दोनों शाम को डिनर का प्लान बनाते हैं। रात को रेस्टोरेंट में टेस बेनेडिक्ट का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसके कंधे पर हाथ रखने वाला बेनेडिक्ट नहीं बल्कि डैनियल निकलता है। टेस उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती और तुरंत वहां से चले जाने को कहती है। डैनियल अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगता है और एक और मौका मांगता है, लेकिन टेस साफ मना कर देती है। वो कह देती है कि अब उसकी जिंदगी में बेनेडिक्ट है। डैनियल शांत रहता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसी वक्त सॉल एक बिजनेसमैन का रूप लेकर बेनेडिक्ट के कसीनो में एंट्री कर चुका था। डिजाइनर सूट, बॉडीगार्ड्स और बिलियनियर वाली पर्सनालिटी के साथ उसने खुद को एक इंटरनेशनल आर्म्स डीलर लाइमन जरगा के रूप में प्रेजेंट किया। जब बेनेडिक्ट उससे मिलता है तो सॉल परफेक्ट रशियन एक्सेंट में बात करते हुए बताता है कि कुछ दिनों में उसके बहुत कीमती डायमंड्स और ज्वेलरी लास वेगस पहुंचने वाले हैं। उन्हें रखने के लिए उसे एक हाई सिक्योर जगह चाहिए। बेनेडिक्ट उसे सेफ हाउस ऑफर करता है, लेकिन सॉल उसे रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि उसकी चीजें इतनी वैल्यूएबल हैं कि उन्हें और भी ज्यादा सिक्योर जगह में रखा जाना चाहिए। असल में सॉल धीरे धीरे बेनेडिक्ट को उसके खुद के वॉल्ट का आइडिया दे रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद बेनेडिक्ट टेस के पास पहुंचता है और वहां डैनियल को देखकर हैरान रह जाता है। टेस डैनियल को अपना एक्स हस्बैंड बताती है। बेनेडिक्ट उसके जेल वाले पास्ट को लेकर उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन डैनियल फिर भी अपना पेशेंस नहीं खोता। उधर रूबिन के घर में वॉल्ट का रेप्लिका तैयार हो चुका था। अब पूरी टीम प्रैक्टिस कर रही थी। प्लान के मुताबिक यान को कैश बॉक्स के अंदर छुपाकर वॉल्ट के अंदर भेजना था और प्रैक्टिस में यान ने सबको दिखा दिया कि उससे बेहतर कोई ये स्टंट नहीं कर सकता। तभी बैशर वापस लौटता है और उसकी हालत देखकर सब हैरान रह जाते हैं।
अंडरग्राउंड टनल्स में घुसकर पावर ग्रिड इंस्पेक्ट करने के चक्कर में वो पूरी तरह गंदा हो चुका था। बैशर बताता है कि कसिनो की पावर लाइंस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। उन्हें मैन्युअली बंद करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उसके पास एक प्लान है। अगर वो लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर हासिल कर लें तो पूरे एरिया की पावर लगभग 30 सेकंड्स के लिए बंद की जा सकती है। बस उन 30 सेकंड्स में उन्हें ऑपरेशन का सबसे क्रिटिकल पार्ट खत्म करना होगा। ये सुनते ही डैनियल और रस्टी कुछ लोगों को साथ लेकर उस डिवाइस को चुराने निकल पड़ते हैं। काफी रिस्क के बाद वो मिशन सक्सेसफुल भी हो जाता है, लेकिन वापस आते वक्त एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। लाइनस कुछ लोगों की नजर में आ जाता है और लोग उसका पीछा करने लगते हैं। डैनियल की टीम उसे बचाने के लिए वैन लेकर पहुंचती है। लाइनस खिड़की तोड़कर बिल्डिंग से बाहर कूद पड़ता है और मुश्किल से बच पाता है। इस चक्कर में येन भी अपने हाथ को चोट पहुंचा लेता है। रूबिन के घर लौटने के बाद एक और बुरी खबर मिलती है। लिविंगस्टोन बताता है कि टेरी बेनेडिक्ट ने उसे सस्पिशियस लिस्ट में डाल दिया है। मतलब अब कसिनो में घुसते ही सिक्योरिटी की नजर उस पर टिक जाएगी। रस्टी तुरंत डैनियल को जिम्मेदार बताता है। उसका मानना था कि टेस से मिलने जाना एक बड़ी गलती थी और उसकी वजह से पूरा ऑपरेशन खतरे में आ गया है। इसलिए फैसला लिया जाता है कि चोरी के दिन कमांड पूरी तरह रस्टी के हाथ में होगी। डैनियल भी इस फैसले को मान लेता है और फिर वो रात आ ही जाती है जिसका सबको इंतजार था, बॉक्सिंग मैच वाली रात। प्लान के पहले स्टेप में वर्जिल और टर्क सॉल के वैल्यूएबल ब्रीफकेस को लेकर बेलाजियो पहुंचते हैं। बेनेडिक्ट खुद इतना अलर्ट था कि वो सॉल को पर्सनली एस्कॉर्ट करके वॉल्ट तक ले जाता है। रास्ते में एक आदमी सॉल को पहचानकर उसका असली नाम पुकारता है, लेकिन सब उसे पागल समझकर इग्नोर कर देते हैं। टीम के 2 मेंबर्स उसे बाहर ले जाते हैं और प्लान स्मूथली आगे बढ़ता है। वॉल्ट की एंट्रेंस कर ब्रीफकेस स्कैन किया जाता है। मशीन को उसमें सिर्फ 4 ग्रीन डायमंड्स नजर आते हैं। कोई डेंजर डिटेक्ट नहीं होता। बेनेडिक्ट फाइनली ब्रीफकेस को अपने वॉल्ट में रखने के लिए मान जाता है, लेकिन सॉल को अंदर जाने की परमिशन नहीं देता। इसलिए ब्रीफकेस उसका मैनेजर अंदर लेकर जाता है। इसी दौरान लाइनस नेवाडा गेमिंग कमीशन के ऑफिसर का रूप लेकर बेनेडिक्ट के सामने आ जाता है और यहीं से टीम का असली खेल शुरू होता है। जब बेनेडिक्ट उसकी बात सुन रहा होता है, तब रस्टी और बाकी मेंबर्स येन को एक ट्रंक के अंदर छुपाकर वॉल्ट की तरफ भेजने का अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। लाइनस बेनेडिक्ट को बताता है कि उसके कसिनो में फ्रैंक कैटन नाम का एक वांटेड क्रिमिनल नकली आइडेंटिटी के साथ काम कर रहा है। फ्रैंक उनकी टीम का ही मेंबर था, लेकिन उसे एक्सपोज करना भी प्लान का हिस्सा था। जब फ्रैंक गुस्से का नाटक करता है और लाइनस पर भड़कता है, तब लाइनस अपनी असली स्किल दिखाता है। वो बेनेडिक्ट की पॉकेट से अगले 12 घंटे के सिक्योरिटी कोड्स वाली स्लिप चुरा लेता है और बेनेडिक्ट को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता। उधर फ्रैंक को सिर्फ जॉब से निकाल दिया जाता है और कसिनो से बाहर भेज दिया जाता है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वर्जिल और टर्क कैश डिलीवरी वर्कर्स का रूप धारकर वॉल्ट के गार्ड्स तक ट्रंक पहुंचा देते हैं। गार्ड्स आईडी मांगते हैं, लेकिन दोनों भाई एक्टिंग करते हुए एक दूसरे से बहस शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि कार्ड्स घर पर रह गए। उनकी झगड़े से परेशान होकर गार्ड्स ज्यादा जांच नहीं करते और इसी तरह वो ट्रंक, जिसके अंदर येन निरपा हुआ था, कसिनो के सबसे सिक्योर वॉल्ट के अंदर पहुंच जाता है। अब कहानी एक और मोड़ लेती है। कसिनो के अंदर पहले से मौजूद डैनियल सीधा टेस के पास पहुंचता है। टेस उसे देखते ही समझ जाती है कि डैनियल बिना किसी वजह से यहां नहीं आया। वो उसे वार्निंग देती है कि अगर उसने कोई उल्टा सीधा काम करने की कोशिश की तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन डैनियल बहुत शांत अंदाज में कहता है कि वो सिर्फ अलविदा कहने आया है। इतना कहकर वो टेस को एक गुड बाय किस दे देता है। लेकिन डैनियल की यही चाल उसके लिए काम कर जाती है। टेस पर नजर रख रहे बेनेडिक्ट के 2 आदमी तुरंत डैनियल को पकड़कर एक अलग रूम में ले जाते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि शायद बेनेडिक्ट उससे मिलना चाहता है, लेकिन असल में उस रूम का मकसद कुछ और ही था। वहां एक तगड़ा आदमी पहले से मौजूद था जो डैनियल को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा था। जैसे ही गार्ड्स रूम से बाहर निकलते हैं, वो आदमी डैनियल से माफी मांगते हुए कहता है कि उसने पंच थोड़ा ज्यादा जोर से मार दिया और तब हमें पता चलता है कि वो भी डैनियल की प्लानिंग का ही हिस्सा था। उस आदमी की मदद से डैनियल लिफ्ट के ऊपर वाले हिडन सेक्शन तक पहुंच जाता है और बिना वक्त गंवाए वहीं चढ़ जाता है। इसी दौरान लाइनस एक सिक्योरिटी गेट क्रॉस करता हुआ एलिवेटर तक पहुंच चुका था, लेकिन कंट्रोल रूम में बैठा एक गार्ड सीसीटीवी पर उसकी हरकत देखकर शक करने लगता है। सिचुएशन खतरनाक हो सकती थी, लेकिन उसी वक्त सॉल अपनी एक्टिंग का कमाल दिखा देता है। काफी देर से सिक्योरिटी स्टाफ उसे वॉल्ट में रखे उसके ब्रीफकेस की तस्वीर दिखा रहा था। सॉल भी जानबूझकर बेचैन और परेशान दिख रहा था और जैसे ही गार्ड का ध्यान लाइनस की तरफ जाता है, सॉल अचानक से सीने को पकड़कर जमीन पर गिर पड़ता है, जैसे उसे हार्ट अटैक आ गया हो। अब पूरा सिक्योरिटी स्टाफ मॉनिटर छोड़कर सॉल की तरफ दौड़ पड़ता है।
इसी मौके का फायदा उठाकर लिविंगस्टन सीसीटीवी सिस्टम पर पहले से रिकॉर्ड की गई नकली फुटेज जला देता है। अब समझ आ रहा होगा कि सॉल का हार्ट अटैक ड्रामा क्यों जरूरी था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर के रूप में रस्टी वहां पहुंचता है। वो सॉल को चेक करने का नाटक करता है और फिर उसे डेड डिक्लेयर कर देता है। फिर वर्जिल और टर्क जो वहां मौजूद थे उसकी बॉडी को वहां से ले जाते हैं। उधर लाइनस एलिवेटर का हैच खोलता है और अंदर डैनियल को देखकर हैरान रह जाता है। तब उसे समझ आता है कि डैनियल और रस्टी का झगड़ा सिर्फ एक नाटक था। दोनों मिलकर एलिवेटर के बाहर रस्सी लगाते हैं और शाफ्ट के सहारे नीचे लटक जाते हैं। सिग्नल मिलते ही बैशर अपना ईएमपी डिवाइस एक्टिवेट कर देता है। अगले ही पल एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पूरे लास वेगस की इलेक्ट्रिसिटी को लगभग 30 सेकंड के लिए बंद कर देती है। उस वक्त बेनेडिक्ट टेस के साथ बॉक्सिंग मैच देखने में इतना बिजी था कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके कसीनो के अंदर क्या तूफान मचने वाला है। अंधेरे का फायदा उठाकर डैनियल और लाइनस रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं। 30 सेकंड बाद पावर वापस आ जाती है, लेकिन तब तक असली काम हो चुका था। दोनों वॉल्ट के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। वॉल्ट के बाहर मौजूद 2 गार्ड्स को वो बेहोश कर देते हैं और अंदर बढ़ जाते हैं। यहाँ एक और सरप्राइज था। वॉल्ट के अंदर भी एक और सिक्योर वॉल्ट मौजूद था जहां कैश रखा जाता था। डैनियल ब्रीफकेस खोलता है और उसके अंदर रखे ग्रीन डायमंड्स निकाल लेता है। फिर वो वॉल्ट के दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करता है। सिग्नल मिलते ही अंदर छुपा येन भी जवाब में नॉक करने लगता है और एग्जैक्ट लोकेशन बताता है जहां बॉम्ब लगाने थे। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो डायमंड्स ब्रीफकेस में नजर आ रहे थे असल में वही बॉम्ब थे। डैनियल बाहर से बॉम्ब फिट करता है और ट्रिगर निकालता है, लेकिन प्रॉब्लम यह हो जाती है कि येन का हाथ दरवाजे के पास फंस गया था। लिविंगस्टन मॉनिटर पर यह सब देखकर डैनियल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल अंदर तक पहुंच ही नहीं पाता। डैनियल ट्रिगर दबाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। सब हैरान रह जाते हैं। फिर पता चलता है कि डैनियल ट्रिगर में बैटरी लगाना ही भूल गया था। जल्दी से बैटरी फिट की जाती है और दोबारा ट्रिगर प्रेस किया जाता है। इस बार एक जबरदस्त धमाके के साथ वॉल्ट का दरवाजा उड़ जाता है और इस देरी की वजह से येन की जान भी बच जाती है। इसी बीच लिविंगस्टन रस्टी को एक और सिग्नल देता है। रस्टी डॉक्टर का रूप छोड़कर दूसरे रूप में आ चुका था। वो एक नंबर डायल करता है और फोन सीधा टेस की पॉकेट में बजने लगता है। टेस हैरान रह जाती है। उसके पास तो फोन था ही नहीं। बेनेडिक्ट के कहने पर वो कॉल रिसीव करती है और सामने रस्टी की आवाज सुनाई देती है। रस्टी बेनेडिक्ट को बताता है कि उसके वॉल्ट में इस वक्त चोरी चल रही है। अब बेनेडिक्ट और टेस दोनों की सोच उलझ चुकी थी और टेस को तब समझ आता है कि डैनियल ने गुड बाय किस के वक्त ही उसकी पॉकेट में फोन डाल दिया था। रस्टी उसे सिक्योरिटी कैमरास चेक करने को कहता है। पहले मॉनिटर पर सब नॉर्मल नजर आता है, लेकिन जैसे ही लिविंगस्टन नकली फुटेज हटाकर रियल फुटेज दिखाता है, बेनेडिक्ट की सांसें रुक जाती हैं। स्क्रीन पर डैनियल, लिन और येन उसके $150 मिलियन बैग्स में भरते नजर आ रहे थे। बेनेडिक्ट गुस्से से लाल हो जाता है। वो टेस को वहां से भेज देता है और रस्टी को चैलेंज करता है कि वॉल्ट में घुसना एक बात है, लेकिन जिंदा बाहर निकलना नामुमकिन। लेकिन रस्टी के पास इसका भी जवाब था। वो बताता है कि उन्होंने सिर्फ आधा पैसा बैग्स में भरा है, बाकी आधे पैसे के साथ बॉम्ब लगाए गए हैं। अगर बेनेडिक्ट ने कोई चाल चली तो पूरा वॉल्ट हवा में उड़ जाएगा। अब बेनेडिक्ट के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो आधा पैसा बचाए या सब कुछ गवा दे। मजबूरी में वो उनकी शर्तें मान लेता है, लेकिन उसका मैनेजर चुपके से स्वॉट टीम को इन्फॉर्म कर देता है। कसीनो के बाहर गार्ड्स इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बैग्स एक वैन में रख देते हैं। स्वॉट टीम भी वॉल्ट की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक वॉल्ट के अंदर एक जबरदस्त धमाका होता है। स्वॉट अंदर पहुंचती है और रिपोर्ट करती है कि ना पैसा बचा है और ना ही चोर, सब गायब हो चुके हैं। बेनेडिक्ट को लगता है कि शायद पूरा पैसा वैन में भर के ले जाया जा रहा है। वो तुरंत अपने लोगों को वैन रोकने का ऑर्डर देता है। वैन को रोका जाता है, टायर्स पंक्चर किए जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उसमें एक धमाका होता है और अंदर से सिर्फ रंग बिरंगी पार्टी फ्लेयर्स और धुआं निकलता है। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वैन में कोई ड्राइवर नहीं था, सिर्फ एक सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था। असल में वर्जिल और टर्क उस वैन को रिमोट कंट्रोल से चला रहे थे। अब बेनेडिक्ट के होश उड़ चुके थे। जब उसे बताया जाता है कि वैन में $1 भी नहीं था, तब उसे अचानक एक बात याद आती है। वो मैनेजर से पूछता है कि सीसीटीवी फुटेज में वॉल्ट के फ्लोर पर बेलाजियो लिखा हुआ था या नहीं। मैनेजर मना कर देता है और यहीं बेनेडिक्ट को समझ आ जाता है कि उसके साथ कितना बड़ा खेल खेला गया है। कुछ दिन पहले ही उसने वॉल्ट के फ्लोर पर बेलाजियो नाम का एक नया टाइल लगवाया था, लेकिन फुटेज में वो टाइल मौजूद ही नहीं था। मतलब जो फुटेज उसने देखी थी वो असली वॉल्ट की नहीं थी, वो फुटेज पहले से रिकॉर्ड की गई थी और वो रिकॉर्डिंग हुई थी रूबिन के घर में बनाए गए उस रेप्लिका वॉल्ट के अंदर। जो सबको प्रैक्टिस लग रहा था, असल में वही पूरे प्लान का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। और सबसे कमाल की बात,
जब बेनेडिक्ट नकली फुटेज देख रहा था तब तक डैनियल और उसकी टीम असली पैसा लेकर बहुत दूर निकल चुकी थी। यहां तक कि जिस स्वॉट टीम पर बेनेडिक्ट भरोसा कर रहा था वो भी असली नहीं थी, वो रस्टी और उसकी टीम ही थी जो आई थी और पैसे लेकर आराम से निकल गई। और उधर बेनेडिक्ट, उसकी हालत देखने लायक थी। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा पैसा लूट लिया गया था और उसे पता भी नहीं चला कि ये सब कब और कैसे हो गया। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उसके दिमाग में अचानक एक नाम आता है, डैनियल ओशन। वो बिना एक सेकंड वेस्ट किए उस रूम की तरफ दौड़ता है जहां उसने डैनियल को पिटवाने के लिए भेजा था, लेकिन रूम का दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर वही आदमी अभी भी डैनियल को मारने का नाटक कर रहा था। इससे साफ था कि डैनियल अपना असली मिशन पूरा करने के बाद चुपचाप वापस यहां आ गया था और फिर से पिटने का ड्रामा कर रहा था। बेनेडिक्ट सीधा डैनियल से पूछता है कि क्या इस चोरी में तुम्हारा हाथ है, लेकिन डैनियल का रिएक्शन देखकर लगता है जैसे उसने अभी अभी कोई अजीब खबर सुनी हो। वो हैरानी से पूछता है, चोरी? कौन सी चोरी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। डैनियल का ये मासूम चेहरा देखकर बेनेडिक्ट और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि डैनियल को बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन रूम से निकलते वक्त डैनियल एक ऐसी बात बोल देता है जो सीधा बेनेडिक्ट के दिल पर लगती है। वो कहता है कि क्या किसी ने तुम्हारा सब कुछ लूट लिया? अब बेनेडिक्ट को पूरा यकीन हो चुका था कि डैनियल कुछ न कुछ जरूर जानता है, इसलिए वो आखिरी बार पूछता है कि सच बताओ, क्या तुम इस चोरी में शामिल हो? मगर डैनियल सीधा जवाब देने के बजाय एक और सवाल पूछता है, अगर मैं तुम्हारा पैसा वापस दिला दूं तो क्या तुम टेस को छोड़ दोगे? बेनेडिक्ट बिना सोचे तुरंत हाँ बोल देता है और यहीं पर उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। उसके लिए प्यार से ज्यादा कीमती उसका पैसा था। डैनियल फिर उसे बताता है कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जिसके पास अमेरिका के लगभग हर चोर की इंफॉर्मेशन होती है। अगर उसे 72 घंटे का वक्त दिया जाए तो शायद वो कुछ पता लगा सके। लेकिन बेनेडिक्ट अब उसकी किसी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। वो पुलिस को बुलाकर डैनियल को अरेस्ट करवा देता है। उधर रस्टी अपनी प्लानिंग का आखिरी कार्ड भी खेल देता है। वो टेस को फोन करके उसके होटल रूम का टेलीविजन ऑन करने को कहता है और चैनल 88 लगाने के लिए बोलता है। जैसे ही टेस चैनल चेंज करती है, उसके सामने एक रिकॉर्डेड फुटेज चलने लगती है। उस वीडियो में बेनेडिक्ट खुद ये कहते नजर आ रहा था कि अगर उसका पैसा वापस मिल जाए तो वो टेस को तुरंत छोड़ देगा। ये सब देखकर टेस को एक कड़वी सच्चाई समझ आ जाती है। उसे एहसास होता है कि बेनेडिक्ट के लिए वो सिर्फ एक चीज थी जिसे जरूरत पड़ने पर कभी भी छोड़ा जा सकता था, जबकि डैनियल ने उसके लिए इतना बड़ा रिस्क उठाया, जेल गया और अपनी जान तक दांव पर लगा दी। इसी बीच पुलिस डैनियल को अरेस्ट करके ले जा रही होती है। तब टेस वहां पहुंचती है और सबके सामने डैनियल को अपना पति बताती है। बेनेडिक्ट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टेस सिर्फ इतना कहती है, मैंने सब देख लिया है, और फिर वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर डैनियल की तरफ चल पड़ती है। एक ही रात में बेनेडिक्ट ने अपना पैसा भी खो दिया और अपनी गर्लफ्रेंड भी। उधर डैनियल और टेस के रिश्ते में फिर से वही पुरानी मोहब्बत लौट आती है। आखिरकार हर मेंबर के हिस्से में लगभग $13 मिलियन आए थे। 6 महीने बाद जब डैनियल जेल से रिलीज होता है, तब उसे लेने रस्टी आता है। डैनियल जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचता है, उसकी नजर अंदर बैठी टेस पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। ये साफ था कि उनकी लव स्टोरी एक बार फिर से शुरू हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही उनकी गाड़ी वहां से निकलती है, बेनेडिक्ट के 2 आदमी दूर से उस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सिर्फ ताकत या पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी एक परफेक्ट प्लानिंग, भरोसेमंद टीम और सही वक्त पर लिया गया फैसला सबसे मजबूत सिक्योरिटी को भी मात दे सकता है। डैनी ओशन और उसकी टीम ने हमें दिखाया कि जब हर मेंबर अपने काम में एक्सपर्ट हो, तब नामुमकिन लगने वाला मिशन भी मुमकिन बन सकता है। लेकिन साथ ही ये कहानी ये भी बताती है कि लालच और अहंकार इंसान को अंधा बना देते हैं और इसी वजह से टेरी बेनेडिक्ट जैसे आदमी को भी इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आप डैनी ओशन की जगह होते तो क्या आप इतनी रिस्की चोरी करने की हिम्मत करते? और ओशंस 11 की पूरी टीम में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था? डैनी, रस्टी, लाइनस या फिर कोई और? तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो द स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।